वेलकम बैक। मैं हूं आशीष कुमार वर्मा और आप लोग देख रहे हैं बच्चा पार्टी बेसिक यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, आगामी 22 फरवरी को आपका यूपी एनएमएस नहीं अटल आवासीय का पेपर होने जा रहा है। ठीक है, आप लोगों ने यूपी एनएमएस का परीक्षा दिया है तो बहुत कुछ मिलता जुलता आपके इसमें भी आने वाला है। जैसा आपको सिलेबस बताया गया है, साइंस और गणित 35-35 नंबर के, हिंदी और इंग्लिश जो आते हैं वो 15-15-30, 35-35 70, 15-15-30, 70-30 100 नंबर का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, जिसमें आपका साइंस जो है वो 35 नंबर का क्वेश्चन होने जा आ रहा है। तो इसमें आपका जो पहला टॉपिक है विज्ञान की शुरुआत में ही आज जो आपको बताया जा रहा है, इसमें से ये मान चलिए 3 से 4 या 5 कम से कम 3 क्वेश्चन इसमें से आपको जरूर आएंगे। ध्यान देकर आप इन चीजों को समझिएगा, यहाँ तक जरूर आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विज्ञान में आपका होता है वैज्ञानिक चरण। क्या होता है? वैज्ञानिक चरण। तो वैज्ञानिक विधि कितने चरण होते हैं? कुल 8 चरण होते हैं। ठीक है, क्रम से है जिज्ञासा, प्रश्न करना। ठीक है, जब मन में कोई जिज्ञासा होती है, मन में कोई प्रश्न उठता है, तो वहीं से आपका वैज्ञानिक विधि का जो चरण होता है वो शुरू होता है। ठीक है, दूसरा है परिकल्पना। फिर हम कल्पना करते हैं, फिर परीक्षण करते हैं, फिर जो हम परीक्षण करते हैं इसके बाद निरीक्षण या विश्लेषण या वर्गीकरण, जो मुझे आंकड़े मिलते हैं इनको हम वर्गीकृत करते हैं। इसके बाद जो आपका 5वां है अभिलेखन, पुनर्विचार, निष्कर्ष निकालना और फिर उसके आधार पे नए प्रयोग करना। एक बार जो आपका सिस्टम बना, अगर दोबारा प्रयोग करने पे वही निष्कर्ष है, वही आंकड़े सब कुछ मिल रहे हैं, इसका मतलब वो आपका चरण या वो वैज्ञानिक सिद्धांत आपका सही है। तो वैज्ञानिक विधि के आपके 8 चरण हैं। बात आती है अगली प्रौद्योगिकी। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्या? टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं? आजकल एक शब्द टेक्नोलॉजी बहुत प्रसिद्ध हो रहा है बच्चों में, है ना? देखिए टेक्नोलॉजी क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है? विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी। ठीक है, जो आपके सामने डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, ये किस चीज का परिणाम है? ये प्रौद्योगिकी से। ठीक है, आप एक कलम से लिख रहे हैं। पहले क्या होता था? सेठे की कलम बनती थी, दवात होती थी, उसमें डुबो करके, उसमें सेठे कलम भिगो करके, बोल करके हम लिखते थे, है ना? इसके बाद फाउंटेन पेन आ गई, और इसके बाद क्या आ गया? पेन आ गई, बॉल पेन आ गई, जेल पेन आ गई, लेजर पेन आ गई। अब ये आपका मैग्नेटिक पेन आ गई है ना? इनमें न स्याही है न कुछ, लेकिन लिखती बहुत बढ़िया है। देखिए, यहीं से कलर बदल लीजिए, पूरा सब कुछ जिस कलर में चाहे अपने सुविधा अनुसार, है ना? यानी कि मानव हित में संसाधनों का निर्माण, ये संसाधन आपका है। बेहतर पढ़ाई के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी जो आई है, आपका यही क्या कहलाती है? प्रौद्योगिकी। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में तमाम प्रौद्योगिकी है ना? स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। पहले देखो बीमारी होती थी, पता नहीं चलता था। अब बीमारी होती है, उसकी जांच हो जाती है, शरीर में कौन सी बीमारी है ना? उसी का इलाज हो जाता है। ये कैसे संभव हुआ? नए नए जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसी से हुआ है। तो आगे आपका है कृषि क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियां, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, अब पहला इसमें है आपका हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक कौन है? कौन है? गुड। ठीक है, एक चीज और आता है, चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा जी। ठीक है, तो बहरहाल हरित क्रांति फसल उत्पादन में, ठीक है, फसल उत्पादन के क्षेत्र में जो क्रांति हुई वो क्या क्रांति कहलाई? इसके प्रणेता किसको कहा गया है? एमएस स्वामीनाथन जी को कहा है। स्वामीनाथन आयोग भी बना था कृषि के क्षेत्र के लिए। ठीक है, आगे है श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन के लिए है। जैसा आप श्वेत क्रांति भूलेंगे नहीं, हरित क्रांति हरा भरा कृषि हो, हरी भरी हरियाली हो तो कृषि संबंधित हो गई। अब श्वेत क्रांति कह लिया गया तो दूध से संबंधित है कि दूध श्वेत होता है। ठीक है, पीली क्रांति तिलहन, तिलहन में तिल भी हो गया, और खास करके आपका सरसों लाही, जिससे हम तेल का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो आप तेल, सरसों कलर कैसा होता है? फूल कलर, पीला। तो आप समझ लीजिए, अगर आप पीली क्रांति की बात करें
तो पीली क्या होती है? सरसों। सरसों से क्या बनता है? तेल। तो कौन सी क्रांति हो गई? तेल से तिलहन। तेल से तिलहन बन गया, आपका तिलहन हो गया। आगे है भूरी क्रांति। ठीक है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से संबंधित है। ठीक, उर्वरक क्या होता है? खाद। उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक उर्वरक और जैविक उर्वरक। जैविक उर्वरक क्या है? जैसे कंपोस्ट बनाई जाती है ना, जो हम लोग पशु बांधते हैं, सरिया में निकलता है ना, गोबर गौमूत्र या और सब चीजें, पत्तियों को, पेड़ पौधों के सारे अंश को जो है एक भूल गड्ढे में फरा करके हम खाद तैयार करते हैं। तो अब क्या आ गया आपका? पीली क्रांति समझ में आ गया? सरसों के पीले खेतों में पीली सरसों होती है, सरसों से तेल बनता है, तेल से फिर आती है तिलहन हो जाएगी। एक लिंक बन गया ना याद करने का, अब भूले गए? आगे आता भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति किससे है? उर्वरक से संबंधित है। डाई आप देखे हैं, डीएपी किस कलर की होती है? भूरी भूरी ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, अब यूरिया बस समझ लीजिए, सफेद होती है। अगर भूरी कहे तो भूरी क्या होती है? डाई। डाई क्या है? खाद है, उर्वरक है, उर्वरक क्रांति होगी। आगे है नीली क्रांति, ये मछली उत्पादन संबंधित है, मत्स्य प्रोडक्शन से है ये। अच्छा, इसको नीली क्रांति कैसे याद करेंगे? आपको बताया गया है जियोग्राफी भूगोल में कि अंतरिक्ष से देखने पे पृथ्वी कलर कैसा दिखता है? नीला। नीला क्यों दिखता है? पानी के कारण, क्योंकि पृथ्वी पर 1/3 भाग पानी ही पानी, समुद्र में पानी ही पानी है। तो पानी में सूर्य का जो रिफ्लेक्शन होता है वो नीला कलर से होता है। तो पृथ्वी पानी के कारण नीली दिखती है। जब पानी की बात आ जाए तो पानी में किस चीज का उत्पादन होता है? मछली का उत्पादन, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। तो आपकी जितनी क्रांतियां हुई, 4 से क्रांतियां हैं मोटी मोटी। ठीक है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, भूरी क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति। ठीक है, भूलोगे इसको? आगे देखिए, अंतरिक्ष में प्रथम, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? प्रथम व्यक्ति, यूरी गागरिन। भारतीय नहीं, प्रथम व्यक्ति। अगर कहे अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। अगर प्रथम भारतीय की बात करें तो कौन रहेंगे? राकेश शर्मा। कौन रहेंगे? ठीक है, अब देखो, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति, याद रखना, जो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति की बात होगी, एक होगी पूरी दुनिया में के स्तर से लिया जाएगा, एक होगा प्रथम भारतीय व्यक्ति होगा जो अंतरिक्ष में। अगर दुनिया की बात करेंगे तो यूरी गागरिन हो जाएंगे। ठीक है, दुनिया की बात करेंगे तो यूरी गागरिन हो जाएंगे। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय की बात करेंगे तो राकेश शर्मा। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, और भारत का प्रथम चालक सहित विमान लक्ष्य, इंपॉर्टेंट, भारत का प्रथम चालक सहित विमान कौन सा है? लक्ष्य है। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए, नवीकरण स्रोत आ गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपका विज्ञान में भी है और भूगोल का टॉपिक भी है। ये सामाजिक विषय में भी आ जाता है, आपके साइंस में भी है। ये आपको बेहतर तरीके से समझाया गया है नवीकरणीय स्रोत क्या होता है और अनवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा के वो स्रोत होते हैं जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं और उनका निर्माण, नव निर्माण प्रकृति स्वतः करती रहती है, ये कभी समाप्त नहीं। जैसे पवन ऊर्जा है ना, हवा बहती है तो पवन चक्की चला लेते हैं, उससे ऊर्जा का उत्पादन कर लेते हैं। जल ऊर्जा है ना, या सबसे प्रमुख जो आजकल प्रचलित है वो है सौर ऊर्जा है ना। जितने ज्यादा धूप होगी उतने हम ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा है, ये कौन साधन है? नवीकरणीय। ठीक है, ऊर्जा के वह स्रोत जिनसे ऊर्जा लगातार या अनवरत मिलती रहती है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल। अब बात करते हैं अनवीकरणीय की। अनवीकरणीय क्या होता है? अच्छा, इसको एक नाम और दिया जाता है। जो नवीकरणीय है इसे कहते हैं अक्षयशील। क्या कहते हैं? अक्षयशील। इसको जान लो, कभी कभी नवीकरणीय ना कह करके अक्षयशील। क्षय माने खत्म होना, क्षय माने खत्म होना, अक्षय माने जो खत्म ना हो।
ठीक है, इसे कहते हैं अक्षयशील संसाधन, ऊर्जा के वो स्रोत जिनसे ऊर्जा लगातार अनवरत मिलती रहती है और प्रकृति इनका नव निर्माण करती रहती है, खत्म नहीं होता है, अक्षय होता है। इसे कहते हैं नवीकरणीय या अक्षयशील। दूसरा आपका है अनवीकरणीय या क्षयशील। ऊर्जा का वह स्रोत जिनके समाप्त होने के बाद पुनः नहीं बनाया जा सकता है, इन्हें ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत भी कहते हैं। पारंपरिक स्रोत भी कहते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, रसोई गैस, केरोसिन। केरोसिन जानते हो? केरोसिन नहीं जानते? ये जानते हो जो मैं लिख रहा हूँ? मिट्टी का तेल, नाम सुने हैं? कितने बच्चे मिट्टी का तेल देखे हैं? आप लोग तो देखे होंगे, लेकिन अब आने वाले और छोटे जो बच्चे हैं वो मिट्टी का तेल शकल नहीं देखेंगे, क्योंकि अब मिलता नहीं है। अभी कहीं होगा किसी घर में, अगर समझते करके कहीं डिब्बे में रखा होगा तो भले वो देख ले, अदरवाइज मिट्टी का तेल नहीं। ठीक है, और इसका एक नाम क्या है? केरोसिन। और इसका एक नाम जो आपके महाराष्ट्र साइड में प्रचलित है उसे कहते हैं घासलेट। क्या कहते हैं? घासलेट। तो मिट्टी का तेल का नाम आप जाने हैं, घासलेट, मिट्टी का तेल और ये सब क्या है? ये प्रकृति में प्रकृति लाखों हजारों सालों के बाद ये प्रकृति बनता है। जब ये खत्म हो जाता है फिर कब बनेगा, फिर कितना साल लगेगा, कुछ पता नहीं है। इसीलिए माना जाता है कि ये समाप्त हो जाएगा तो पुनः बनाया नहीं जा सकता है, पुनः प्रकृति इनका जल्दी निर्माण नहीं कर सकती है। ये क्या है? अनवीकरणीय या क्षयशील। जैसे अगर कोयला खत्म हो जाएगा तो कोयला नहीं मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार के ऊर्जा के वह स्रोत जिनके समाप्त होने के बाद पूरा नहीं बनाया जा सकता है, इन्हें ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत भी कहते हैं। इस प्रकार के जो है ऊर्जा के स्रोत अनवीकरणीय, इनका नवीनीकरण नहीं हो सकता है, जैसे डीजल, कोयला, पेट्रोल, घासलेट, केरोसिन, है ना। तो चलिए, ये महत्वपूर्ण चीज था। और आगे बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित जो जानकारियां हैं यहां से भी आपके इस चैप्टर में प्रश्न आएंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, कभी कभी पूरा नाम पूछता है। आगे राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति या इनकोर्स, ठीक है, INCO, ठीक है, इंडियन कमेटी और क्या है? फॉर स्पेस रिसर्च। इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस, देखो लिखा है INCO SPAR। कभी कभी इतना लिख करके इसका पूरा नाम पूछता है, तो चार ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपका सही रहेगा। इसका पूरा नाम क्या होगा? इंडियन, IN से इंडियन, CO से कमेटी, समिति जिसे कहते हैं हिंदी में समिति। ठीक है, समिति शब्द आया है, ये है। ठीक है, इंडियन मतलब वही राष्ट्रीय। ठीक है, इंडियन कमेटी फॉर यहाँ पे चुम माने रहता है, साइलेंट फॉर। SP से स्पेस और फिर ठीक, इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। ठीक है, और दूसरा आपका है शरीर के अंदर पेट की जांच कहलाती है इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी में क्या करते हैं? एक छोटा सा कैमरा डालते हैं पेट में, ठीक है, अब वहां का पूरा कहाँ छाले हैं, कहाँ घाव है, क्या स्थिति है, पूरा कहाँ गांठ बनी है, पूरा पूछता है। इसे कहते हैं क्या? इंडोस्कोपी। शरीर के आंतरिक अंगों की जांच होती है। आप जानते हैं एक्सरे क्या होता है? एक्सरे, एक्स नाम क्यों पड़ा? एक्सरे की खोज किसने की थी? प्रोफेसर रोंटगन। एक्सरे की खोज किसने की थी? बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये कोई प्रयोग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रयोग कर रहे थे। तो ये देखे कि एक फिल्म रखी हुई थी, उस पर चमक उत्पन्न होती थी। जब कोई प्रयोग करते थे तो उस पर चमक उत्पन्न होती थी। जब रोंटगन साहब ने इसका जो है
बारीकी से विश्लेषण किया, बारीकी से इसका ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने पता पाया कि जो प्रयोग कर रहे हैं यहीं से कोई तरंग निकल रही है, कोई यहाँ से किरण निकल रही है, कोई रेज निकल रही है जो वहां जाकर के प्रभाव उत्पन्न कर रही है, प्लेन में प्रभाव उत्पन्न कर रही है। तो उन्होंने उसका नाम कहा एक्स किरण। चलो हम गणित मान लेते हैं, माना रामू की आयु एक्स वर्ष है। जब गणित हल करते हैं तो मान लेते हैं ना कि माना रामू काजल की आयु एक्स वर्ष है, तो उन्होंने माना ये एक्स किरण है, तो उसी का एक्स रे, रे माने किरण, तो क्या मान लिया वो एक्स रे, तो एक्स रे बन गई वो। ठीक है, तो एक्स रे से क्या होता है, हड्डी टूट जाती है तो एक्सरे करवाते हैं, है ना, तमाम और जांच के लिए एक्सरे होता है, तो क्लियर पता चलता है कि कहां क्या समस्या। ठीक है, तो एक्सरे की खोज किसने की थी, प्रोफेसर रविंद्र साहब ने की। अगर ये आ जाएगा तो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आगे देखिए, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना का शुरुआत कब हुआ था, दिसंबर 2004। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय वैज्ञानिक और उनका योगदान, ये महत्वपूर्ण चीज है, किस क्षेत्र में किस वैज्ञानिक का योगदान था। ठीक है, जैसे भी पूछ लेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन से संबंधित किसका था, 4 वैज्ञानिक का नाम दे दिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सीवी रमन। तो आगे देखिए, इसमें चर्चा कर लेते हैं इसमें हम, भारतीय वैज्ञानिक और उनका योगदान। ओके, देखिए पहले है जगदीश चंद्र बोस, पौधों की संवेदनशीलता। आप लोग पढ़े होंगे कि एक छोटा बच्चा वायलिन बजाता था, पौधा खुश हो जाता था, हरा भरा रहता था, प्रारंभिक क्लास में लोग पढ़े होंगे। और संवेदनशीलता क्या होती है, क्या, जैसे हमारे शरीर में, मानव शरीर में कितने संवेदी अंग है, 5। हम बाहरी वातावरण से जो भी इंफॉर्मेशन हम